नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है ई प्रशासन। इस एपिसोड के जरिए यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में ई प्रशासन का स्वरूप क्या है और आज ये किस मुकाम तक पहुंचा है। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज़ चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं साक्षी मांडवाल। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं। भारत में ई प्रशासन के वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण करना, ई गवर्नेंस की परिकल्पना की विवेचना करना, ई गवर्नेंस की भूमिका का उल्लेख विस्तार से करना, ई गवर्नेंस के जोखिम एवं आलोचना का मूल्यांकन करना, भारत में ई गवर्नेंस के स्वरूप और प्रसार का लेखा जोखा लेना, भारत में ई गवर्नेंस की चुनौतियों का विश्लेषण करना। 21वीं सदी आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी की सदी है। दुनिया भर में सबसे क्रांतिकारी बदलाव इसी आईटी के जरिए विकसित हुए हैं। इसकी अहमियत को समझने के लिए अतीत में झांकना बहुत दिलचस्प होगा। 20वीं सदी के प्रमुख चिंतक एल्विन टॉफलर ने कहा कि मानव सभ्यता को दो प्रमुख क्रांतियों ने प्रभावित किया है। पहली क्रांति के तहत 10,000 वर्ष पूर्व हुई कृषि क्रांति ने मानव के खानाबदोश जीवन को सुस्थिर आधार देते हुए सामाजिक आर्थिक विकास को गति दिखाई, तो दूसरी क्रांति 17वीं सदी की औद्योगिक क्रांति थी, जिसने मानव को भौतिकवादी तथा आधुनिक जीवन दिया। उन्होंने तीसरी क्रांति के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की कल्पना की थी, जो आज हमारे सामने प्रवर्तित है। इंटरनेट के विस्तार के बाद डिजिटल क्रांति की पताका अब आईटी के हाथ में है। कुछ समय पहले तक जिस डिजिटल क्रांति का उद्देश्य इंसान की उत्पादकता और गतिशीलता को और ऊंचा उठाना था, वहीं अब आईटी का लक्ष्य ऐसे तकनीकी विकास को सुनिश्चित करना है जो इंसान को इंसान के मनमानेपन और अराजक ढर्रों से मुक्ति दिला सके और सही मायने में एक समतामूलक समाज स्थापित कर सके। ई गवर्नेंस या ई प्रशासन की सारी परिकल्पना का सार यही है। भारत में कंप्यूटर को लाने का श्रेय राजीव गांधी को मिला। आम जनता ने रेलवे आरक्षण के रूप में कंप्यूटर के चमत्कार का पहला अनुभव किया। धीरे धीरे कंप्यूटर का विस्तार जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लगा। सरकारों ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट्स को बनाने का काम शुरू किया। इसी से ई गवर्नेंस के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का काम हुआ। अगला दौर ऑनलाइन की क्रांति से आया। बैंकिंग को इसने आमूल चूल बदल दिया। अब ई ऑफिस के विस्तार का दौर है। देश में दिल्ली राज्य के अलावा कई राज्य इसी ई ऑफिस को पूरी तरह से अपनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ई ऑफिस की कामयाबी को ही पेपरलेस ऑफिस कहते हैं। इसमें सरकार का हर एक काम कंप्यूटर और डिजिटाइजेशन के सिद्धांतों के मुताबिक होता है। इसमें फाइलें कागज के रूप में नहीं दौड़ती, बल्कि उन्हें कंप्यूटर डेटा के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। पेपरलेस ऑफिस की बदौलत सरकार के काम करने की गति में बेशुमार तेजी लाई जा सकती है। इससे जनता के काम बहुत तेजी और पारदर्शिता से हो सकते हैं। सरकार को दफ्तरों में धक्के खाने, दलालों और रिश्वतखोर कर्मचारियों के शिकंजे से मुक्ति मिल जाती है। सबसे बढ़कर सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसना मुमकिन हो सकता है। उनके लिए भाई भतीजावाद के हथकंडों को अपनाकर एक दूसरे की नाजायज हरकतों पर लिपापोती कर पाना मुश्किल हो जाता है। हर एक व्यक्ति की उत्पादकता का कंप्यूटर में ही ऐसा अकाट्य लेखा जोखा होता है कि छोटा हो या बड़ा, कोई भी कर्मचारी या अफसर उसके फंदे से बच नहीं सकता। देश की जंग खा चुकी सरकारी व्यवस्थाओं के लिए ई ऑफिस सबसे बड़ा वरदान साबित होगी। जिंदगी के कितने ही क्षेत्रों में ऑनलाइन गतिविधियों ने आम जनता का जीवन बदल दिया है। इसे देखते हुए ही केंद्र और राज्य सरकारों ने सरकारी कामकाज को ई ऑफिस में बदलने का काम हाथ में लिया है। इस दिशा में काफी काम हो चुका है। बाकी बचे काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकारी कामकाज में डिजिटाइजेशन की बुनियाद मनमोहन सिंह सरकार की 2008 में चालू हुई ई गवर्नेंस योजना का हिस्सा था। इससे देश की हर एक सरकार को जोड़ा गया था। कालांतर में ऐसे ही छोटे बड़े प्रयास भारत को बदलने का सबब बनते रहे। दिल्ली राज्य सरकार जिस तेजी से ई ऑफिस के मोर्चे पर आगे बढ़ रही है, उससे वो बहुत जल्द देश की पहली पेपरलेस ऑफिस वाली सरकार बन जाएगी।
ऐसा होते ही अन्य सरकारों पर भी खुद को बेहतर बनाने का दबाव बनेगा। फिर देखते ही देखते ये क्रांति राष्ट्रव्यापी हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने सूचना के अधिकार से जुड़े सारे क्रियाकलाप को भी 2016 के मध्य के भीतर ऑनलाइन कर देने का लक्ष्य रखा है। ये बेहद सराहनीय काम है। ऑनलाइन आरटीआई का मतलब ये है कि जनता को कंप्यूटर के जरिए ही सरकार से ब्यौरा मांगने, उसकी फीस जमा करवाने और फिर ऑनलाइन ही ब्यौरा पाने की सहूलियत मिल जाएगी। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का स्तर और बढ़ेगा। सरकारी अफसरों की मनमानी घटेगी। रोजमर्रा के भ्रष्टाचार पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ऊंचे दर्जे की रिश्वतखोरी को ये नहीं रोक पाएगा। दुनिया के तमाम विकसित देशों में भी ऊंचे स्तर की रिश्वतखोरी होती है। अलबत्ता डिजिटाइजेशन की वजह से वहां आम जनता को रोजमर्रा में वैसी झंझटें नहीं झेलनी पड़ती जैसे कि विकासशील देशों में होती है। ई गवर्नेंस से अभिप्राय सरकार द्वारा सेवाओं एवं सूचनाओं को जनता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले वैद्युत साधनों का प्रयोग कर जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने से है। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ई गवर्नेंस का पर्याय है। लोक प्रशासन में इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कुछ कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़कर किया गया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क नामक यह परियोजना ही विस्तारित होकर वर्ल्ड वाइड वेब का रूप ले चुकी है। अमेरिका में दिसंबर 2002 में पारित ई प्रशासन अधिनियम 2002 के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनता से लोक सेवाओं का एकीकरण हो चुका है। देश विदेश के अधिसंख्य सरकारी विभागों, अभिकरणों तथा संगठनों की अपनी इंटरनेट वेबसाइटें खुल गई हैं। इन वेबसाइटों के माध्यम से सूचना सरकारी संगठन तुलनात्मक रूप से अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जनोन्मुख सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि वर्तमान युग में सूचना आर्थिक विकास की कुंजी है, इसलिए पूरी व्यवस्था सूचना के चारों ओर घूम रही है। वास्तव में ई प्रशासन एक विस्तृत संकल्पना है जो मात्र शासकीय व्यवस्था से संबंध नहीं रखती, अपितु इसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आयाम भी शामिल हैं। यदि संकीर्ण अर्थ में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में विकसित हुई युक्तियों का प्रशासन में प्रयोग करना ही ई गवर्नेंस है, जबकि इसके विपरीत विस्तृत दृष्टिकोण में इसका अर्थ किसी भी संगठन, समाज या तंत्र के विविध पक्षों को नियंत्रित, विकसित, पोषित एवं समन्वित रखने के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई गवर्नेंस है। यह ई नागरिक व्यवस्था का व्यापक प्रसार है। अब दिन लद गए जब कोई सरकारी काम कराने को दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते चप्पल जूते घिस जाया करते थे। अब ज़माना बदल गया है। ज़माना आ गया है ई प्रशासन के ज़रिए सरकारी सेवाएं आपके घर पर उपलब्ध होने लगा है, जिसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता था और वहां जाकर भी कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ता था। ई प्रशासन के माध्यम से ज़्यादातर सभी सरकारी विभागों का इंटरनेटीकरण हो गया है। यानी अगर आपको इंटरनेट का सामान्य ज्ञान है तो आप ई प्रशासन का पूरा लाभ ले सकते हैं। ई प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी सेवाएं जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाई जा सकती है। बहुत से लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने से डर लगता था, वह भी अब बड़े आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई प्रशासन में तेजी ला दी है। दफ्तरों में कर्मचारियों को समय सीमा में बांध दिया गया है। जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी कामकाज में लेट लतीफ़ी और रिश्वतखोरी पर लगाम भी लगेगी। ज़्यादातर सरकारी योजनाओं की जानकारी आज इंटरनेट पर हिंदी में उपलब्ध है, चाहे वे किसानों से संबंधित हो या मनरेगा से। आयकर भरने के साथ साथ बिजली, पानी, फ़ोन, बीमा आदि के लिए भुगतान करने से लेकर नौकरी के लिए फॉर्म भरने, रिजल्ट
देखने एवं आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने जैसे काम ई गवर्नेंस के माध्यम से इंटरनेट द्वारा बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब सभी सरकारी अदालतों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे मुकदमों की तारीख के लिए भी आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। जल्द ही संपत्ति की रजिस्ट्री और मकान के नक्शा पास कराने के काम भी घर बैठे ही होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का अर्थ है नागरिकों, व्यवसायियों, कर्मचारियों और सरकारों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। एक संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य से ई गवर्नमेंट का अत्यधिक स्पष्ट लाभ है वर्तमान व्यवस्था या प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना, ताकि यह धन एवं समय बचा सके। उदाहरण के लिए एक बोझिल दस्तावेजी प्रणाली से हटकर यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर कार्य किया जाए तो यह प्रणाली जनशक्ति की आवश्यकता को कम कर सकती है और कार्य परिचालन लागत भी घट सकती है। ई सरकार यानी ई गवर्नमेंट एक प्रकार की सुविधा है। इसके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से संबंधित अधिकारी से अपने कार्य के बारे में सूचना हासिल कर सकेंगे, सवाल पूछ सकेंगे। ऐसे में जब कोई अधिकारी लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहेगा तो घूस मांगने की संभावना भी नहीं रहेगी। कार्य भी उसका अधिक दिनों तक टाला नहीं जा सकेगा क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा। अभी तक भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण यह है कि अधिकारी अक्सर लोगों के कार्यों को लटकाकर धन की उगाही कर लेते हैं। इसके माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार, सूचना सेवा, सुविधा, व्यवसाय तक आम जनता की पहुंच सुलभ होती है। खराब गवर्नेंस जो निरंकुशता, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता का साख की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न करती है को कोई विकासशील देशों का एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। ई प्रशासन का प्रभावी कार्यान्वयन है ई गवर्नेंस को सक्षम बनाएगा, जिससे निरंकुशता तथा भ्रष्टाचार में कमी आने और सरकारी निर्णय लेने में नागरिकों के विनियोजन तथा सहभागिता के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी की संभावना है। भारत में ई प्रशासन का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना और रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग से यहाँ इसकी शुरुआत हुई। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉक स्तर पर संचार नेटवर्क बनाने के लिए 3300 करोड़ रुपए व्यय करके स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, असम, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने एनआईसी के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में ई प्रशासन का सफल प्रयोग किया है। भारत एवं विश्व के कई देशों में ई गवर्नेंस कई रूपों में प्रवर्तित है। स्थूल रूप से ई गवर्नेंस संबंधी परियोजनाओं को सेवा प्रदान करने की दृष्टि से 5 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। G2G, सरकार से सरकार तक। जब सरकार के किसी विभाग का दूसरे किसी विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क होता है तो यह श्रेणी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाती है। जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय खाद्यान्नों संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजे या वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालयों की वित्तीय सूचना उपलब्ध कराए इत्यादि। G2C, सरकार से जनता तक। सरकार एवं नागरिकों के बीच पारस्परिक व्यवहार गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में आता है। जैसे आयकर विवरणी जमा कराना, विद्युत एवं जल संबंधी शिकायतें करना इत्यादि। G2B, सरकार से व्यवसाय तक। गवर्नमेंट टू बिजनेस श्रेणी के अंतर्गत सरकार व्यापार जगत से संपर्क कर लेन देन करती है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण इत्यादि। G2E, सरकार से कर्मचारी तक। इसमें सरकार अपने कर्मचारियों गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय से संप्रेषण करती है। C2C, नागरिक से नागरिक तक। सिटीजन टू सिटीजन श्रेणी में नागरिकों का पारस्परिक संपर्क होता है। इन उपरोक्त श्रेणियों का विकास कर प्रशासन का उपसर्ग ई दक्षता, सशक्तिकरण, प्रभावशीलता, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, संविधित
सेवा जैसे तत्वों को हासिल करने का प्रयास करता है। इसमें प्रशासनिक नेतृत्व एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है। सरकारी विभागों या अभिकरणों से संबंधित सूचनाएं एवं सेवाएं इंटरनेट पर उपलब्ध होना एवं स्वयं सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की आधुनिक तकनीकों का प्रशासनिक कृत्यों में प्रयोग करना ई गवर्नेंस का व्यवहारिक स्वरूप है। ई शासन की अवधारणा मूल रूप से बेहतर सरकार की मान्यता को विकसित करती है, जिसके तहत नौकरशाही का छोटा आकार प्रशासन में सच्चरित्रता, लोक सेवाओं के प्रति जवाबदेही, जनता में प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता जगाना तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना इत्यादि शामिल है। यह प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का संपूर्ण आत्मसात कारण है और इसमें ई गवर्नेंस शामिल है। यह अभिशासन की स्थापना की एक पद्धति है। इस व्यवस्था से कागजी कार्यवाही में कमी आती है तथा विलंब और बाबूराज पर रोक लगती है। ई गवर्नेंस द्वारा टेलीकॉन्फ्रेंस संभव हुआ है, जिससे प्रशासन में दक्षता आई है। इसमें एक ही कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती और निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रमों के रूप में प्रोग्राम विकसित कर दिया जाता है। ई गवर्नेंस लोक शासन में स्वचालन की अवधारणा तथा प्रयासों का परिष्कृत एवं विस्तार स्वरूप है। ई गवर्नेंस नागरिकों एवं व्यवसाय के लिए सुगम एवं लागत हितैषी है। इसके माध्यम से बिना समय, ऊर्जा एवं पैसा गवाए बेहद अद्यतन सूचना प्राप्त हो जाती है। ई शासन के लाभों में शामिल है दक्षता, बेहतर सेवाएं, लोक सेवाओं तक बेहतर पहुंच और अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही। सरकारी विभागों की संगठनात्मक, कार्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक सूचनाएं, विकासपरक एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं का विवरण, आदेश पत्रों की उपलब्धता एवं भरे हुए पत्रों की स्वीकार्यता, पंजीकरण सुविधा, दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, ऑनलाइन मंडी, नीलामी तथा बिल जमा सुविधा, अपराधियों, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों तथा करदाताओं से संबंधित विवरण, शिकायत पंजीकरण तथा निस्तारण, प्रबोधन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन की नियमित एवं निर्धारित प्रक्रियाएं। कागजी कार्रवाई में कमी आती है और बाबूराज पर अंकुश लगता है। अधिकारियों के व्यक्तिगत दौरों, निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा प्रत्यक्ष नियंत्रण का स्थान दूर बैठ वार्तालाप ने ले लिया है। नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो गया है। एक ही प्रकृति के कार्य को बार बार करने की बजाय निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रमों के रूप में विकसित कर दिया जाता है। ई गवर्नेंस के क्रियान्वयन एवं निर्माण में कई चिंताएं एवं सबल कारक अंतर्निहित हैं। अत्यधिक निगरानी, सरकार एवं इसके नागरिकों के बीच बढ़ता संपर्क दोनों तरीके से कार्य कर सकता है। एक बार ई गवर्नमेंट विकसित होना शुरू हो जाती है और बेहद परिष्कृत बन जाती है, तो नागरिकों को व्यापक पैमाने पर सरकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपर्क करने के लिए बाध्य किया जाएगा। संभावना है कि इससे नागरिकों की निजता भंग होगी। सरकार एवं नागरिकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से अत्यधिक सूचनाओं का आदान प्रदान निरंकुश व्यवस्था को पल्लवित कर सकता है। सरकार अपने नागरिकों की असीमित सूचना को प्राप्त कर सकती है और इस प्रकार नागरिक की निजता पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। लागत। ई गवर्नेंस में इससे संबद्ध प्रौद्योगिकी के विकास एवं क्रियान्वयन में अत्यधिक धन व्यय होता है। सभी की पहुंच में न होना। ई गवर्नेंस से तात्पर्य लगाया जाता है कि सरकार की सूचना एवं सेवाओं तक सभी नागरिकों की पहुंच हो सकती है, और जो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी नागरिक स्वतः सूचना एवं सेवाओं को प्राप्त करने की स्थिति में हैं। तकनीकी उपकरणों की मुश्किल प्राप्ति। ई गवर्नेंस में कंप्यूटर, बेतार, संजाल, सीसीटीवी, ट्रैकिंग तंत्र, टीवी और रेडियो जैसे उपकरणों का प्रयोग शामिल होता है। विकासशील देशों में इस प्रकार की तकनीकों को अपनाना एक समस्या हो सकती है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही का असत्य बोध।
ऑनलाइन सरकारी पारदर्शिता द्विअर्थीय प्रतीत होती है क्योंकि इसे स्वयं सरकार नियंत्रित करती है। सूचनाओं को इंटरनेट साइट से लोगों के लिए रखना या हटाना सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क शहर में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने अपनी सरकारी वेबसाइट से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अधिकतर सूचनाएं हटा दी। भारत में सुशासन के प्रयास में सूचना क्रांति ने एक शक्तिशाली उपकरण का कार्य किया है। ज्ञात हो कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ई प्रशासन, ई शिक्षा, ई व्यापार, ई वाणिज्य, ई मेडिसिन आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सूचना प्रौद्योगिकी की प्रभावशाली भूमिका में महत्वपूर्ण प्रगति देखी जा सकती है। ई प्रशासन के माध्यम से शासन को सरल, नागरिकोन्मुख, पारदर्शी, जवाबदेह एवं त्वरित बनाया जा सकता है। भारत में ई प्रशासन का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना और रेल टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग से यहाँ इसकी शुरुआत हुई। वर्ष 1990 के दशक के उत्तरार्ध से राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारें उत्साहपूर्वक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली को अपनाती चली आ रही हैं, जिसमें खास तौर पर इंटरनेट सहित वेब आधारित तकनीकी भी है। भारत सरकार के प्रमुख विकास स्तंभों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संवाद की वैधता प्रदान की गई और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कार्य प्रथाओं का नियमन किया गया, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके द्वारा जन संस्थानों की सूचना की मांग करने वाले नागरिकों की जानकारी देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, शामिल है। ई प्रशासन का मूल है सरल, औसत दर्जे के सटीक, प्रासंगिक एवं पारदर्शी स्मार्ट शासन बनाने के क्रम में सरकार के कामकाज के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। यह नया प्रतिमान हमारे संस्थागत संरचनाओं, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन के आधार पर लोक सेवाओं को हमारे नागरिकों एवं व्यवसायों के दरवाजे पर लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे हमारे 3 स्तरों यानी सरकार, हमारे कारोबार और हमारे नागरिकों के बीच रिश्तों में बदलाव आएगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ई प्रशासन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के विशाल दायरे में सशक्त प्रयास करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबंध निदेशक ने एक ई गवर्नेंस परियोजना समूह बनाया है और सभी केंद्र निदेशकों एवं प्रभारी निदेशकों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी निर्देश दिया है, जो अपने राज्य में ई प्रशासन के क्षेत्र में ई प्रशासन गतिविधियों के लिए विभिन्न रास्तों की तलाश करेंगे। सरकार के निर्णयों में सुधार, सरकार में लोगों के विश्वास में वृद्धि करना, सरकार की जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाना, सूचना युग में नागरिकों की इच्छाओं की सुव्यवस्था की योग्यता प्राप्त करना, नई चुनौतियों का सामना करने में गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायियों एवं इच्छुक नागरिकों को प्रभावी रूप से शामिल करना। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश विदेश के घटनाक्रम से भली भांति परिचित हो सकेंगे। इसके माध्यम से योजनाओं एवं दस्तावेजों का सुव्यवस्थित रख रखाव संभव हो सकेगा। सूचना का अधिकार एवं ई प्रशासन मिलकर देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेंगे। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी एक आम आदमी तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, ताकि वे उसके बारे में जान सकें एवं लाभान्वित हो सकें। ज्ञान आधारित भारत के निर्माण में ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण कारक है। सूचनाएं सीधे संबद्ध व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सकेगी, जो शोषण का एक कारक है।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के समावेशन में शामिल प्रयासों और देश में ई गवर्नेंस संबंधी कार्यक्रम देश के प्रशासनिक परिवर्तन प्रयासों के व्यापक ढांचे के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। इस संबंध में भारत में द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005 की नियुक्ति की गई। आयोग नियुक्त करने में भारत सरकार ने लोक प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता बताई। आयोग की सरकार के सभी स्तरों पर देश के लिए पहलकारी, अनुक्रियाशील, जवाबदेह, सतत और कुशल प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए उपायों का सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत के संदर्भ में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि द्वितीय प्रशासनिक आयोग अन्य बातों के साथ साथ नागरिक केंद्रित प्रशासन और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उपायों की भी जिम्मेदारी दी गई। सरकार में सूचना और संचार तकनीक का आरंभ और उसका क्रियान्वयन कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। ये चुनौतियां ई सरकार के कारण सरकारी संगठनों के बीच बढ़ती हुई अंतः निर्भरता तथा अंतः संगठनात्मक नेटवर्कों के उभरने से पैदा हुई हैं। तकनीकी चुनौतियां इसके अंतर्गत साझा आंकड़ों की परिभाषा, संचालनात्मक कार्य प्रक्रियाएं, तकनीकी मानक एवं प्रोटोकॉल्स, सूचना गुणवत्ता, सुरक्षा, आदान प्रदान एवं नियंत्रण, साझी सुविधाओं की लागत तथा वस्तु पहचान एवं संख्या इत्यादि शामिल हैं। संगठनात्मक चुनौतियां पुनः संगठन की प्रक्रिया एक चुनौती प्रस्तुत करती है, जैसे नियंत्रण समाप्त होना, स्वामित्व की भावना की कमी, तकनीकी विशेषज्ञों में दूरदृष्टि का अभाव तथा सामाजिक समस्याओं को समझने में अक्षमता तथा जड़ता। संरचनात्मक चुनौतियां ई गवर्नमेंट की संस्थात्मक चुनौतियों का जन्म मानसिक, कानूनी एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से होता है। मानसिक बाधाओं का जन्म विवेकाधिकार एवं अधिकारियों की शक्ति में कमी, खास तौर पर गली मोहल्लों के स्तर पर, तथा इस बात की परिकल्पना से होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने उनके सारे कार्य दायित्व अपना लिए हैं। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार हैं। भारत में ई प्रशासन के वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण करना, ई गवर्नेंस की परिकल्पना की विवेचना करना, ई गवर्नेंस की भूमिका का उल्लेख विस्तार से करना, ई गवर्नेंस के जोखिम एवं आलोचना का मूल्यांकन करना, भारत में ई गवर्नेंस के स्वरूप और प्रसार का लेखा जोखा लेना, भारत में ई गवर्नेंस की चुनौतियों का विश्लेषण करना। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।